नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2013 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न करेंगे। हालांकि हम लोगों ने 2023 तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम लोग 2015 से देख रहे थे। अब हम लोग 13-14 भी देख लेते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कौन सा इसमें में से है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बाहरी नहीं है। तो इसमें पहला दिया है तारा कछुआ, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है छिपकली मॉनिटर, तो यह भी भारतीय है, पूरी तरह से भारत में पाया जाता है। अगर बात करें तो यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में और पश्चिमी एशिया में भी पाया जाता है। तीसरा दिया है वामन सुअर, ये तो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। चौथा दिया है स्पाइडर वानर, तो ये जो है ये मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है, भारत में ये नहीं पाया जाता। अगर हम IUCN की लिस्ट की बात करें तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, तो हमारा चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। पहला दिया है आर्सेनिक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है सार्बिटाल, ये भी सही है। तीसरा दिया है फ्लूओराइड, ये भी सही है। चौथा दिया है फार्मेल्डिहाइड, तो ये गलत है। फार्मेल्डिहाइड जो है वह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह जल प्रदूषक नहीं है। फार्मेल्डिहाइड का उपयोग दवा और भोजन संरक्षण इत्यादि में किया जाता है, तो ये अच्छा होता है, प्रदूषक नहीं है। तो चौथा हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो 4 जहाँ जहाँ है हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। अगर हमारा पाँचवा सही हुआ तो सी सही हो जाएगा, अगर हमारा पाँचवा गलत हुआ तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो पाँचवा क्या दिया है, यूरेनियम। पांचवा दिया है यूरेनियम, तो यूरेनियम जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू कश्मीर सहित और कई राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल में यूरेनियम की सांद्रता पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, तो ऐसे में हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी में आते हैं। ठीक है, पहला दिया है समुद्री गाय, डुगोंग की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। समुद्री गाय यानी डुगोंग एक वर्नलेबल प्रजाति है जो समुद्री घास पर निर्भर होती है। भारत में पहला डुगोंग संरक्षण अभियान समुद्री स्तनपायी समुद्री गाय हेतु बनाया गया। वैसे डुगोंग पूरे हिंद प्रशांत के क्षेत्र में उथले उष्णकटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राजकीय पशु भी हैं। ठीक है, और यह एक स्तनधारी प्राणी है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो हमारा एक ही ऑप्शन डिलीट होगा, वो होगा सी। दूसरा दिया है समुद्री घोड़ा। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये स्तनधारी नहीं होता समुद्री घोड़ा। जब आप इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा समुद्री घोड़ा एक बोनी फिश है। चूँकि इसका सिर और गर्दन घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे सी हॉर्स भी कहते हैं। और 46 समुद्री घोड़े की प्रजातियां पूरे वर्ल्ड वाइड में खोजी गई हैं अब तक। भारत में यह लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा गुजरात से उड़ीसा तक 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के तटों में पाया जाता है। नर समुद्री घोड़ा बच्चे को जन्म देता है, यह एक स्पेशल बात है, मादा नहीं जन्म देती, नर देता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है समुद्री सिंह यानी कि शेर। तो समुद्री शेर जो होता है ये मांसाहारी जलीय स्तनधारी प्राणी होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी किसका सही मिलान किया गया है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ी, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, ये गारो पहाड़ी में ही स्थित है। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को मई 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है लोकटक झील बैरल क्षेत्र, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। यह केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। 2015 में भी यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा था, हम लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों ने 2013 और 2014 का PYQ छोड़ दिया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 2013 और 2014 का भी करवा दूँ। तो ठीक है, हम लोग 15 में देख चुके हैं, इसको फिर देख लेते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तीसरा दिया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दिया है आपका दाफला पहाड़ी, तो ये दाफला पहाड़ी में नहीं है। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा भूम तथा पटकई रेंज के बीच स्थित है, न कि दाफला रेंज के बीच में। तो हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया है घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। पहला इसमें दिया है कीटों एवं कवकों के कारण, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत है। दूसरा दिया है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, ये भी गलत है। और सीमित तो है, कुछ तो है इसमें। सी वाला ऑप्शन हम लोगों का दिया है जल की सीमा एवं आग के कारण, यही ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाता है। ठीक है, जल की सीमाओं एवं आग के कारण पारिस्थितिकी अनुक्रमण सैकड़ों हजारों वर्षों में वनस्पति तथा जीवी समुदायों में आने वाली भिन्नताओं को व्यक्त करता है। जहाँ चरमोत्कर्ष स्थिति की तरफ पारिस्थितिक तंत्र यानी बायोम है, घास स्थल चारागाह क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष पारिस्थितिक तंत्र हैं, क्योंकि पानी की कमी तथा आग के कारण यह वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की बजाय आगे जाकर मरुस्थल तंत्र में परिवर्तित हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो घटती रूप में देखना है, तो देखिए सबसे पहले जो जिसमें सबसे अधिक पारिस्थितिक तंत्र मौजूद होगा उसको रखेंगे। तो देखिए मैंग्रोव में सबसे अधिक होता है, तो मैंग्रोव दो जगह है, तो ये पहले डिलीट हो गया दो ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। मैंग्रोव के बाद अगर हम घास का स्थल देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उसके बाद झील, फिर महासागर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जे के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बेरिलियम, दूसरा दिया है कैडमियम, तीसरा दिया है क्रोमियम, चौथा दिया है हेप्टाक्लोरो। तो हेप्टाक्लोरो जो है ये अपशिष्ट नहीं है। हेप्टाक्लोरो एक ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक है, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो जहाँ जहाँ हेप्टाक्लोरो है उसको हम डिलीट करते हैं। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। चौथा जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट करेंगे, तो डी वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा और ए वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। इसके अलावा अगर हम बात करें पारा की, तो पारा भी होता है, सीसा भी होता है, और सातवां ऑप्शन जो दिया है प्लूटोनियम, यह भी होता है कंप्यूटर और उसके पार्ट पुर्जों में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो एक बार और हम लोग अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ चुके हैं जब हम लोग 2015 से 2025 तक कर रहे थे। हालांकि हम लोग 13-14 को बाद में देख रहे हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन वैसे भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उससे। तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन कि अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें दिए हुए हैं और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक तरफ के आहार द्वारा पोषित होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत आती है, तो ये गलत है, ये समष्टि के अंतर्गत नहीं आती है। खाद्य श्रृंखला एक ही जात की समष्टि के भीतर नहीं आती, बल्कि इसका क्षेत्र इस दृष्टि से व्यापक होता है कि यह अनेक तरह के जीव जंतुओं पौधों को सम्मिलित करती है। यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो खाद्य श्रृंखला यह दर्शाती है कि आहार का क्रम क्या होगा, कौन सा जीव किस खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर होगा, जैसे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक होना, न कि यह दर्शाती है कि इसकी संख्या क्या होगी। ठीक है, संख्या नहीं दर्शाती। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दो जहाँ जहाँ हम उसको डिलीट करेंगे और हमारा पहला सही है, तो ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा ए। हम तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तीसरा दिया है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमने अभी देखा था। तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है और दूसरी तरफ दिया है उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, पहला दिया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, तो ये गलत है, गंगा नदी पर नहीं, ये राम गंगा नदी पर है। तो एक जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे तो हम 50-50 पर आ जाएंगे। अब देखिए दूसरा दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मानस नहीं डिफ्लू पे है, डिफ्लू पे है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी पर नहीं है, यह है कुंथीपुझा पर, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है एगेरिकस, तो दूसरा दिया है नॉन स्टॉक और तीसरा दिया है स्पाइरोगाइरा। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो नॉन स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए एगेरिकस मतलब होता है कुकुरमुत्ता और मशरूम की यह एक प्रजाति है। इसमें खाद्य तथा जहरीले दोनों प्रकार के प्रजाति शामिल होते हैं, तो ये हम लोगों का उर्वरक नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम स्पाइरोगाइरा की बात करें तो ये फ्री फ्लोटिंग ग्रीन शैवाल है जो तालाब एवं झीलों में पाया जाता है। यह एक प्रकाश संश्लेषक जीव है जो CO2 को फिक्सन तथा ऑक्सीजन के स्तर को वातावरण में बढ़ा देता है। इसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं या बढ़ाता है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट इसमें दिया है और पूछा है उपयुक्त कोटों में से कौन सा सही है। इसमें पहला दिया है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, तो ठीक है ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन भी होता है, जो मानव की यूरिन भी होती है उसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक जहाँ जहाँ है हम उसको रखेंगे तो हमारा बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा दिया है मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कोयले के जलाने से नाइट्रोजन नहीं निकलता है। ठीक है, यह बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोयला जलाया जाता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन नहीं निकलता, जो वायुमंडल में जाता है और यह मिट्टी में तभी प्रवेश कर पाता है जब नाइट्रोजन चक्र से जुड़ जाता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि वनस्पति की मृत्यु, तो वनस्पति में नाइट्रोजन एक अभिन्न तत्व है और जो वनस्पति की मृत्यु होगी तो उससे नाइट्रोजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग देखते होंगे जब धान की हम लोग खेती करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मेथेन, नाइट्रोजन ये सब निकलते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंहपुच्छी वानर यानी कि मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। पहला दिया है इसमें तमिलनाडु, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया है कर्नाटक और चौथा दिया है आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो सिंहपुच्छी वानर होता है वो पश्चिमी घाट पर मिलता है, आंध्र प्रदेश हमारा पश्चिमी घाट में नहीं आता, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब 4 जहाँ जहाँ है हम उसको डिलीट कर देंगे, बाकी देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। आप सिंहपुच्छी वानर यानी मकॉक का चित्र जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में एक इमेज छप जाएगी और यह कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो यह पारिस्थितिक कर्मता की बात कर रहा है। ठीक है, पारिस्थितिक कर्मता जो है एक जीव की उसके निवास स्थल या पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश धूम के बारे में समझते हैं। देखिए प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण तभी होता है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि इसके मिलने से सूर्य का प्रकाश, वाष्पन, कार्बनिक पदार्थ ये सभी प्राथमिक प्रदूषक तथा कुछ द्वितीयक प्रदूषक जैसे कि एल्डिहाइड, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन तथा पोरोक्सिल नाइट्रेट के साथ जटिल अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि समताप मंडल वाली ओजोन जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है फ़ायदेमंद होती है, लेकिन पृथ्वी की सतह के नज़दीकी ओजोन परत ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। ठीक है, सल्फ्यूरस स्मॉग हवा में सल्फर ऑक्साइड की उच्च सांद्रता को दर्शाता है, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा,
हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए, N2O3 तथा पैरा ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां, देखिए उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर उष्ण और शीत जलधाराएं आपस में मिलती हैं। तो देखिए महासागरीय क्षेत्र में मछलियों की मात्रा उनको मिलने वाले भोजन अर्थात प्लैंकटन पर निर्भर करती हैं। वह स्थान जहां गर्म तथा ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं जहां पोषक तत्व सतह तक आ जाते हैं। उदाहरण के लिए न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक पर ठंडी लेब्राडोर धारा तथा गर्म गल्फ स्ट्रीम मिलकर मत्स्यन की अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। अगर हम जापान के तट की बात करें तो कुरोशियो एक गर्म जलधारा है तथा ओयासियो एक ठंडी जलधारा है, यहाँ पर भी ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्वतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है या विशेषताएं हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कौन सा सही है ये हम लोगों को बताना है। आइए इसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऊंचे घने वनों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। ठीक है, यह भी विश्वतीय वन की विशेषता है। और तीसरा दिया है अधिपात्वों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। यह भी सही बात है, ये सारी स्थितियां विश्वतीय वन में पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित भारतीय प्राणियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा संकटापन्न में आता है, ये हम लोगों को बताना है। पहला दिया है घड़ियाल। तो घड़ियाल जो है ये संकटापन्न में आता है। यह घड़ियाल एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अगर हम IUCN की लिस्ट की बात करें तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो ये अनुसूची 1 में और साइट्स की अनुसूची 1 में आता है। अगर बात करें ये कहाँ मिलता है तो सबसे ज़्यादा आप इसे देखेंगे चंबल में, घग्गर नदी में, गंडक, रामगंगा, इन सब नदियों में, यानी कि फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। तो पहला हम लोग का सही हो जाएगा। दूसरा दिया है चर्मपीठ कुर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल की बात कर रहा है। तो लेदर बैक जो टर्टल है यह भी IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है। और अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची में तो सूची 1 में आता है। लेदर बैक टर्टल आर्कटिक तथा अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाया जाता है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आप इसे देख सकते हैं। तीसरा दिया है अनूप मृग, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो अनूप मृग होता है यह भारतीय उपमहाद्वीप में दलदली हिरण की 3 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी दलदल हिरण नेपाल में पाया जाता है, दक्षिणी दलदल हिरण मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर भारत में पाया जाता है, और पूर्वी दलदल हिरण काजीरंगा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर हम IUCN की लिस्ट की बात करें तो ये वल्नरेबल हैं और साइट्स की अनुसूची 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में है। ठीक है, ये जो स्पीसीज हैं इनकी IUCN की लिस्ट जो है ये बदलती रहती है, तो आप इसे गूगल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से अपडेट करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, मरुस्थल क्षेत्रों में जलह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं। और इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो देखिए पहला दिया है कठोर एवं मोम पर्ण, तो बिल्कुल सही बात है। कठोर एवं मोम पर्ण जब होगा तो वो उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, यह भी सही है। कभी कभी पौधों में पत्तियां नहीं होती, उनके तने ही प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। और तीसरा दिया है पर्ण की जगह कांटे, बिल्कुल आप नागफनी में देखते होंगे केवल कांटे ही होते हैं और तब भी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, अपना भोजन खुद बना पाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ रेगिस्तान के पौधों में आप ज़्यादा देख सकते हैं, आप राजस्थान के क्षेत्रों में इस तरह की स्थितियाँ देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने UPSC 2013 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सारा प्रश्न कर लिया। अब कल हम UPSC 2014 का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद हम अपने सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।